चर्चा करेंगे कहानी के तत्वों की। जिस प्रकार उपन्यास के रचना विधान में प्रमुख 6 तत्व हैं, उसी प्रकार कहानी के रचना विधान में भी वही 6 तत्व विद्यमान रहते हैं, परंतु उपन्यास की तुलना में कहानी में इनका जो प्रयोग है कुछ भिन्न प्रकार से होता है, क्योंकि दोनों के रचना विधान में स्पष्ट अंतर है। कहानी और उपन्यास के तत्व एक समान ही हैं, जैसे कथा वस्तु या कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद अथवा कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कथानक की। कहानी का मूल जो आधार है वो घटनाएं होती हैं और इन्हें ही कथानक कहते हैं। घटना अत्यंत सूक्ष्म और अमूर्त हो सकती है और उसका विश्रृंखलित होना कहानी का एक बहुत बड़ा दोष होता है। संघर्ष और मुख्यतः आत्मसंघर्ष कहानी की जो है जान होते हैं। लेखक जीवन के सूक्ष्म पक्ष को बहुत बारीकी के साथ प्रस्तुत करता है। लघु आकार होने के कारण कहानी में एक भी निरर्थक तत्व का प्रवेश नहीं हो सकता और उसमें जो घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं वे परस्पर संबद्ध होती हैं। कौतूहल का कहानी में विशेष महत्व रहता है। कौतूहल उत्पन्न करने के लिए घटनाओं का स्वाभाविक विकास होना अत्यंत आवश्यक होता है। कहानी में बाह्य या आंतरिक जो भी संघर्ष होता है उसकी चरम सीमा का परिणाम की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। कभी कभी चरम सीमा पर ही कहानी का अंत हो जाता है, जिसका प्रभाव अत्यंत गंभीर होता है। तीव्र उत्सुकता को बनाए रखना भी जो है कहानी के कथानक के अंदर होना आवश्यक है। यदि कहानी की कथा वस्तु में किसी घटना की प्रधानता होती है तो वहाँ पर कथानक स्थूल होता है, और यदि चरित्र की प्रधानता रहती है तो कथानक गौण और चरित्र चित्रण प्रधान हो जाता है। और यदि कहीं पर अंतर्द्वंद या मानसिक संघर्ष दिखाया जाता है तो वहाँ पर कथानक का रूप अत्यंत सूक्ष्म और गौण हो जाता है, और कभी कभी कथानक का अत्यधिक ह्रास भी हो जाता है। कहानी का कथानक तभी प्रभावशाली माना जा सकता है जब चरम सीमा पर भी कौतूहल की समाप्ति न हो और पाठक को उसे बार बार पढ़ने या उस पर मनन करने की इच्छा उत्पन्न हो। पाठक को ऐसा प्रतीत हो कि उसमें ऐसा कुछ है जिसे पाने के लिए उसका पुनः पुनः मनन किया जा सकता है। आधुनिक कहानी का स्तर बौद्धिक हो गया है। लेखक कहानी में ऐसी समस्याएं रखता है जो पाठक को सोचने के लिए बाध्य कर देती हैं। पुरानी उपदेशात्मक कहानियों में जो है वो कहानियाँ जो थी वो चरम सीमा पर आकर समाप्त हो जाती थी, जबकि अब की जो कहानियाँ हैं, आजकल की जो कहानियाँ हैं, उनमें उत्सुकता बनी रहती है। अगला बिंदु है चरित्र चित्रण। कहानी की क्रिया से ही पात्र का जो चरित्र है वो सामने आता है और पात्र अपने को क्रियाओं में प्रदर्शित करता है, और ये जो क्रियाएं हैं वो घटनाओं के स्थान पर हमें सामने दिखाई पड़ती हैं। कहानीकार को सर्वदा उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पात्र सजीव और स्वाभाविक हों और उनकी निर्मिति में कल्पना के साथ साथ आत्मानुभूति का भी योग होना चाहिए। संक्षिप्त रूप होने के कारण कहानी में लेखक को इतना अवकाश नहीं मिलता कि वो चरित्र का विकास जो है विस्तार के साथ दिखा सके। उसे थोड़े से शब्दों के माध्यम से ही पात्र के व्यक्तित्व को उभारना पड़ता है। वस्तुतः ऐसा वही कर सकता है जिसमें अपूर्व कला कुशलता, हस्तलाघव और जीवन की प्रगाढ़ अनुभूति होती है। चरित्र चित्रण कई प्रकार से होते हैं: प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक, परोक्ष या नाटकीय, संकेतात्मक और घटना कार्य व्यापार प्रधान। आधुनिक कहानीकारों में चरित्र विश्लेषण की प्रवृत्ति अत्यधिक है। इससे पात्रों के व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से
देखने में सहायता मिलती है और पात्र अधिक सजीव और स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। ये विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो है लेखक के द्वारा किया गया विश्लेषण या निरपेक्ष विश्लेषण, और दूसरा है आत्मविश्लेषण। जब लेखक अपनी तरफ से पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है और उसके अंतर्द्वंद को चित्रित करता है, तब निरपेक्ष विश्लेषण होता है, और जब पात्र स्वयं अपना विश्लेषण करता है तब वो आत्मविश्लेषण कहलाता है। आत्मविश्लेषण में पात्र के मानसिक चिंतन मनन को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसकी सारी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। आत्मविश्लेषण की ये जो प्रवृत्ति है ये मनोविज्ञान की देन है। इससे क्या है, पात्रों के जो अंतर्द्वंद है उस पर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है। इससे चरित्रों में विश्वसनीयता, स्वाभाविकता और यथार्थता भी सामने दिखाई देती है। अगला बिंदु जो है इसके अंदर है संवाद या कथोपकथन। कहानी में कथोपकथन एक नाटकीय तत्व है। इससे कहानी में स्वाभाविकता आती है और पात्रों के मानसिक भावों और क्रिया व्यापार को समझने में सहायता मिलती है। संवाद जो है वो कथा का विस्तार करने में, उसकी नाटकीयता में बहुत अधिक योगदान देते हैं। कथोपकथन मुख्यतः तीन दृष्टियों से संयोजित होता है। एक तो है कि उससे कथा वस्तु का विकास होता है, पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उद्घाटित होती हैं और कथा वस्तु में प्रवाह और सजीवता आती है। कथोपकथन की योजना में लेखक को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर अनावश्यक विस्तार होगा तो वो उसके गुणों को नष्ट कर देगा। उसे संयत, सजीव और परिस्थिति के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा गुण जो है होना चाहिए वो है कि पाठकों में जिज्ञासा और कुतूहल वृत्ति का जो है जागृत करना। कहानी का प्रभाव इतना गतिमय और समंजस्य होना चाहिए कि पाठकों को उसे पढ़ने में उत्तरोत्तर आनंद हो और जिज्ञासा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। अगला बिंदु है देश, काल और वातावरण। लेखक कहानी के माध्यम से जीवन के किसी एक खंड या व्यक्ति की संवेदना को व्यंजित करता है, अतः उसके लिए ये आवश्यक होता है कि वह उन परिस्थितियों को भी चित्रित करे जिसमें जीवन के उस अंश या व्यक्ति की उस संवेदना का विकास हुआ हो। सामान्यतः उनका संबंध देश और काल से होता है। देश, काल और परिस्थिति का स्वाभाविक स्वरूप प्रस्तुत करने से ही कहानी की जो प्रभाव निर्मिति है वो अत्यधिक स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी बन जाती है। वस्तुतः कहानी में जो आंचलिक रंग और वातावरण की निर्मिति की जाती है वह अधिकांशतः पाठकों की भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगला बिंदु है भाषा शैली। भाषा शैली गद्य की वो कलात्मकता है जिसके विविध प्रयोग और रूपों से कहानीकार अपने भाव चित्रों को मूर्त करता है। कहानी की बारीकियों को व्यक्त करने के लिए सशक्त भाषा की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक लेखक अपने ढंग की रचना की प्रकृति के अनुकूल भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की अपनी एक निजी शैली भी होती है और कहानी की भाषा में प्रसाद गुण, मुहावरेदार भाषा शैली ये उसे और अधिक रोचक बना देते हैं। कहानी की जो भाषा है सरल, स्वाभाविक, रोचक और सांकेतिक होनी अत्यंत आवश्यक है। शैली के अंतर्गत किस प्रकार से वो कैसी शैली का चयन करता है ये कथ्य पर निर्भर करता है। इसी कारण शैली में तर्क, भाव, वर्णन, विवेचन, व्याख्या, गति, स्थिति, गांभीर्य, फैलाव का भी आविर्भाव होता है। पत्र, डायरी, आत्मकथन आदि अनेक रूपों में कथा का विकास होता है। इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि शैली किसी भी प्रकार की हो, संक्षेप और औचित्य
कहानी की सफलता तथा प्रभावपूर्णता के लिए उसकी अनिवार्य शर्तें हैं। अर्थात संक्षेप में कहा जाए और जो कुछ कहा जाए वो उसका औचित्य क्या है, इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अंतिम बिंदु के रूप में हम उसकी बात करेंगे उद्देश्य की। कहानी के उद्देश्य की कोई सीमा नहीं होती। विविध सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण, जीवन की ज्वलंत समस्याओं का समाधान, जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण इत्यादि सब कुछ कहानी द्वारा ही निर्दिष्ट होता है। इसके अंदर जो कहानीकार है उसका लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए वो कहानी के सभी तत्वों का आश्रय लेता है। केवल मनोरंजन करना ही कहानीकार का लक्ष्य नहीं होता, अपितु जीवन और जगत के विविध रूपों का प्रकाशन और अपनी दृष्टिकोण के अनुसार उनकी व्याख्या करना भी उसका लक्ष्य होता है। यदि कहानीकार जीवन मूल्यों की व्याख्या के साथ उन्हें प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास करता है तो उसका ये प्रयास जो है अप्रत्यक्ष ही रहता है या रहना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि कहानी से उपदेश की गंध आने लगती है जो लेखक के सारे व्यापार पर पानी फेर देती है। जीवन और जगत की अनुभूति जितनी अधिक गहरी होगी, संवेदना हमारी जितनी अधिक गंभीर होगी और लेखक का जो लक्ष्य जितना महान होगा, कहानी भी उसी रूप में महान सिद्ध जो है हो सकेगी। इस प्रकार जो कहानी है इन सभी लक्षणों से समन्वित होकर के सफल कहानी बन सकती है और विद्वानों के अनुसार कि पाठक के मन पर जब कोई सफलतापूर्वक अपनी छाप छोड़ देती है वही कहानी जो है सफल हो जाती है। इस प्रकार किसी भी कहानी की जब हम समीक्षा करते हैं तो उसके ये जो 6 तत्व हैं इनके आधार पर उसकी समीक्षा की जा सकती है।